हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग हिंदी दिवस पर बोली जाने वाली हिंदी भाषा से रिलेटेड वाक्यों के बारे में जानेंगे। ठीक कि हिंदी दिवस पर हमें क्या लाइन बोलनी चाहिए या हिंदी दिवस पर निबंध है कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं और जानेंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में। ठीक कि कैसे इसका उद्गम हुआ, कब ये संविधान में आया। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो भी हमारी पहली लाइन क्या है? राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो बहुसंख्यक समुदाय, मतलब बहुत सारे समुदाय, बहुसंख्यक का मतलब समुदाय में बोली व समझी जाती हो और जिसका प्रांतीय भाषाओं के साथ तालमेल हो और दूसरी भाषा के शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता। आत्मसात मतलब दूसरी भाषा को भी अपने में मिला लेने की क्षमता हो। दूसरी लाइन, इस दिशा में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैली है, मतलब बोली जाती है। कि हिंदी ऐसा शब्द है जो अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी भाषा का जो रूप आज देखा जाता है वह खड़ी बोली का ही विकसित रूप है। मतलब जो हिंदी भाषा आज हम बोलते हैं, पहले ये खड़ी बोली के रूप में बोली जाती थी। जो आज भी बनारस में मतलब ऐसे खड़ी भाषा बोली जाती है। बनारस है, गोरखपुर है, मतलब उस साइड के जितने भी एक बिहारी हैं, आप उनसे बात कीजिए, देखिए हिंदी ही बोलेंगे लेकिन एकदम खड़ी लैंग्वेज उन लोगों की रहती है। खड़ी बोली 10वीं शताब्दी में अस्तित्व में थी। फिर 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने पहली बार इसमें काव्य रचना की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने सबसे पहली काव्य रचना की थी। फिर इस काल में ब्रज अवधी मैथिली का बोलबाला रहा। मतलब जब अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा में काव्य रचना की थी, उस काल में ब्रज अवधी और मैथिली भाषा का ज़्यादा बोलबाला रहा। मतलब हिंदी ज़्यादा लोग बोलते तो थे लेकिन लिखने के चलन में इतना नहीं था। फिर उर्दू ने पांव जमा लिए। खड़ी बोली व्यापक जनसंपर्क की भाषा होते हुए भी अपेक्षित रही। वही मैंने अभी बोला ना कि बोलते तो अधिकांश लोग थे लेकिन लिखने में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता था। पर 19वीं शताब्दी के अंत में ऐसी स्थितियां उभरी कि खड़ी बोली का विकास अनिवार्य हो गया। जन जन को शिक्षित व जागृत करने का दायित्व जनभाषा पर आ गया। स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, है ना, सबके आगे वैसे मुझे जी लगाना चाहिए क्योंकि सभी सम्मान के पात्र हैं। गांधी जी ने, सुभाष चंद्र जी ने आदि महापुरुषों ने जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए इसी बोली का सहारा लिया। मतलब जब वो अपना भाषण देते थे या अपनी बात सामने रखते थे जनता के सामने, जब देश स्वतंत्र नहीं था, है ना, तो वो हिंदी भाषा का ही उपयोग करते थे और यह राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का माध्यम बन गई। उस समय हिंदी के यशस्वी लेखकों ने हिंदी में श्रेष्ठ रचनाएं की और हिंदी का मान बढ़ाया। मतलब कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसको लिखने के चलन में लाने के लिए जो श्रेष्ठ कवि ने इसको जो रचनाएं अपनी की वो हिंदी भाषा में की। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद,
मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद जैसे उस समय महादेवी वर्मा जी भी थी। लेखकों ने हिंदी को समर्थ व समृद्ध बनाया। कैसे? अपनी रचनाओं में हिंदी शब्द का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको समृद्ध बनाने में इन सब कवियों का, लेखकों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। ऐसे तो ये जो सारे जितने भी ये सब थे, क्या कहते हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने तो भाषण में जो है लोगों से मतलब अपने संदेश पहुंचाने के लिए हिंदी का प्रयोग किया ही था। लेकिन ये जो हमारे लेखक थे, इन्होंने इसको लिखने में हिंदी भाषा का प्रयोग किया, मतलब अपनी जो रचनाएं लिखी उसको हिंदी भाषा में लिखा। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। इन सभी लेखकों और जो स्वतंत्रता सेनानियों के मतलब कारण ही ये संविधान में हिंदी को एक स्थान प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949 में। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, पर हिंदी को उचित सम्मान नहीं मिल पाया है। मिला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिल पाया है। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी व पाश्चात्य सभ्यता का मोह व उसके प्रति आकर्षण राष्ट्रभाषा की दुर्दशा का कारण है। हाँ, ये तो सच बात है कि आज जितना हम लोग अंग्रेजी भाषा और जो वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, हिंदी भाषा में मतलब सामने भी ऐसे बात करना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं या अदर भाषा का। हिंदी भाषा का बहुत ही कम उपयोग जैसे रह गया है, लेकिन ये गलत बात है, करनी चाहिए। हम अपनी राष्ट्रभाषा को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। हिंदी को उचित सम्मान दिलाने के लिए सरकार व जनता दोनों को प्रयास करना चाहिए। अगर राष्ट्रभाषा को जीवित रखना है तो हिंदी भाषियों के मन से हिंदी के प्रति द्वेष समाप्त कर उनसे घनिष्ठ संबंध बनाए रखना होगा। मतलब कि ये नहीं बोला जा रहा है कि आप सिर्फ हिंदी ही बोलिए, आप इंग्लिश बोलिए, मैथिली, मतलब जो भी भाषा आपको बोलनी है वो बोलिए, लेकिन साथ में हिंदी को भी सम्मिलित कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको एकदम ही से भूल जाइए। आजकल के बच्चों, हम लोग भी यही करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, इंग्लिश बोलने पे ज़्यादा जोर देते हैं। कुछ बच्चों को तो हिंदी ठीक से लिखनी भी नहीं आती, बोलने भी नहीं आती, लेकिन गलत बात है। जैसे हिंदी को इंग्लिश को अच्छे से मतलब पढ़ाने के लिए हम लोग फोर्स करते हैं, वैसे हिंदी भी बच्चों को आनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख कर कि यह सुझाव दिया जाता है कि स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं। कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी तथा उस राज्य में बोली जाने वाली प्रादेशिक भाषा। मतलब जिस देश में, मतलब जैसे अब गुजरात है, ठीक है, या कह सकते हैं कि बंगाल है, ठीक है, तो वहाँ पे अंग्रेजी तो ठीक है बोलते हैं, हिंदी भी बोलनी चाहिए, लेकिन उस राज्य की जो अपनी भाषा है उसको भी बोलनी चाहिए, ठीक है। वास्तव में बिना राष्ट्रीय भाषा के ना तो कोई राष्ट्र जीवित रह सकता है और ना देश उन्नति कर सकता है। ये तो सच बात है। जब हम अपनी घर की माँ को ही सम्मान नहीं देंगे, दूसरी के पीछे ही पड़ेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा ना, तो लोग बोलते हैं ना, जैसे कि जब जो अपनी माँ को ही सम्मान नहीं दे पाया तो दूसरे की माँ को क्या सम्मान देगा। तो वही बात है, जब हम अपनी ही भाषा को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरी भाषा पे कैसे फोकस करेंगे, ठीक है।
ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इन्होंने उस समय अपनी भाषा में मतलब हिंदी के प्रति कुछ लाइन समर्पित की थी। कौन सी वो लाइन है? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, पर निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ठीक है, आशा है कि मेरा आपको हिंदी राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर ये लाइनें बताना आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।